नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार पुनः हमारे YouTube ऑनलाइन क्लास में स्वागत। देखिए, आज का हमारा टॉपिक है वह है श्वसन तंत्र के बारे में। इससे पहले अपने वीडियो के अंदर पाचन तंत्र और पाचन ग्रंथियों के बारे में अध्ययन किया था, तो आज हम पढ़ते हैं श्वसन तंत्र के बारे में। और ये श्वसन तंत्र का डायग्राम बनाया हुआ है। इसके अंदर कौन कौन से अंग कौन कौन सी क्रियाओं को करते हैं, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन श्वसन के बारे में कि श्वसन क्या होता है। नॉर्मली जीव है वो श्वसन के अंदर कौन सी गैस को ग्रहण करते हैं, कौन सी गैस को त्यागते हैं, उसके बारे में अपन थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करते हैं। तो देखिए विद्यार्थियों, कोई भी जीव श्वसन के अंदर हमेशा कौन सी गैस का प्रयोग करता है, वो है ऑक्सीजन। श्वसन के अंदर हमेशा कौन सी गैस का प्रयोग करता है, ऑक्सीजन गैस का प्रयोग करता है। और वापस कौन सी गैस को त्यागता है, CO2 गैस को वापस त्यागता है। आगे बात करते हैं श्वसन की परिभाषा। इसकी काफी सारी परिभाषाएं। अगर मैं नॉर्मल सी भाषा में बात करूं तो गैसों का शरीर के अंदर आदान प्रदान क्या कहलाता है, हमारा श्वसन कहलाता है। लेकिन अगर एक मैं स्टैंडर्ड परिभाषा की बात करूं तो वह जैव रासायनिक अभिक्रिया जिसके अंदर ग्लूकोज का ऑक्सीकरण और विघटन होकर CO2, H2O और ATP का निर्माण हो, क्या कहलाता है, श्वसन कहलाता है। तो वह जैव रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ग्लूकोज का विघटन और ऑक्सीकरण होकर जल, CO2 और ऊर्जा के रूप में ATP का निर्माण हो, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, यह प्रक्रिया अपनी श्वसन कहलाती है। साथियों, बात की अपन ने श्वसन के अंदर ऑक्सीजन गैस का प्रयोग करते हैं अपन और CO2 गैस को वापस त्यागा जाता है। जैसे देखिए, ये अपना ग्लूकोज है, जैसे इसका विघटन होगा ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो यह किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, CO2, H2O और ATP के अंदर, और ये अपनी क्या बन गई, ऊर्जा। अर्थात मैं कहूं कि शरीर का प्रत्येक अंग किस पर निर्भर करता है, ऊर्जा पर निर्भर करता है। और वह हमें ऊर्जा कहां से मिलती है, ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से हमें क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। और इसी ऊर्जा से हमारे शरीर का प्रत्येक अंग सुचारू रूप से या सही रूप से कार्य करता है। अब बात करते हैं तंत्र के बारे में। इस पूरे शब्द के बारे में बात करते हैं। आपने पहले वीडियो के अंदर बात की थी, तंत्र हमेशा किन से मिलकर बना होता है, तंत्र हमेशा अंगों से मिलकर बना होता है। अर्थात एक ही कार्य करने वाले अंग मिलकर किसका निर्माण करते हैं, एक तंत्र का निर्माण करते हैं। तो अब देखते हैं कि श्वसन तंत्र के अंदर कौन कौन से अंग सहायक है। अगर मैं सबसे पहले अंग की बात करूं तो अपना है नासिका। अगर मैं दूसरे अंग की बात करूं तो वो है अपना मुंह। आगे बात करूं तो ग्रसनी, श्वास नली है, श्वसनिका, वायु कुटिकाएं और अपने लंग्स, फेफड़े। ये अपने हो गए अंग। इन अंगों के बारे में अपन डिटेल से जानकारी प्राप्त करेंगे। इनके अंदर सबसे महत्वपूर्ण कौन सा अंग है,
वायु कूपिका, जिसे अपन श्वसन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहते हैं। किसे कहते हैं? संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है अपनी वायु कूपिका। ठीक है विद्यार्थियों, तो अपन सबसे पहला अंग है वो है अपना नासिका। नासिका एक प्रकार से श्वसन तंत्र का सबसे बाह्य अंग है, जिसके द्वारा श्वसन का अंतर्ग्रहण किया जाता है। किसके द्वारा? सॉरी, इस नासिका के अंदर महीन रोम या बाल पाए जाते हैं। अब इनका क्या कार्य है? यह महीन बाल हवा को शुद्ध करने का कार्य करते हैं, वायु को शुद्ध करने का कार्य करते हैं। अर्थात अपन कह सकते हैं कि नासिका के द्वारा ली गई वायु इनके माध्यम से शुद्ध हो जाती है, इन रोम से अगर बाल के माध्यम से शुद्ध हो जाती है, और इनके अंदर सीबेशियस ग्रंथियां पाई जाती है। यह ग्रंथियां श्लेष्मा का स्रावन करती है, श्लेष्मा का स्राव करती है, जिससे वायु को नम बनाती है, और उसके साथ में आए कोई धूल का कण है, धुआं है, उसको भी अलग करने का कार्य करते हैं। अगला अपना अंग है वो है मुख। मुंह भी श्वसन लेने के रूप में कार्य करता है, लेकिन मुंह के द्वारा ली गई वायु इस नासिका की तुलना में अशुद्ध ज्यादा होती है, क्योंकि इसके अंदर कोई विशिष्ट रूप से वायु को शुद्ध करने का कोई भी अलग से तंत्र नहीं पाया जाता है। इस कारण इसके द्वारा दी गई वायु अशुद्ध मानी जाती है। अपने को अधिक से अधिक वायु देने में नासिका का ही प्रयोग करना सही है। अगली बात करते हैं अपन ग्रसनी की। ग्रसनी, इस ग्रसनी को अपन ने पाचन तंत्र के अंदर भी पढ़ा था, और यहाँ पर भी पढ़ रहे हैं। इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि यह ग्रसनी भोजन व श्वास का उभयनिष्ठ मार्ग है। भोजन व श्वास का उभयनिष्ठ मार्ग है। इस ग्रसनी को अपन 3 भागों के अंदर बांटते हैं, जिसके अंदर सबसे पहला है नासिका ग्रसनी, दूसरा है अपना मुख ग्रसनी, और तीसरा है अपना कंठ ग्रसनी। नासिका ग्रसनी जिसका संबंध किससे होता है? जिसका संबंध अपने नाक से होता है, अर्थात ये वायु को नाक से ग्रहण करती है। दूसरा बात करते हैं मुख ग्रसनी के बारे में, तो इसका संबंध वो किससे होता है? अपने मुंह से होता है, और ये श्वास को मुख से ग्रहण करती है। तीसरी है कंठ ग्रसनी, जिसका संबंध किससे होता है? अपने कंठ से होता है, जो वायु को आगे भेजने का कार्य करती है। ये हो गए इसके तीनों के प्रकार। आगे विद्यार्थियों बात करते हैं इस ग्रसनी के ऊपर एक एपिग्लोटिस मांसपेशियों की संरचना पाई जाती है, जिसे अपन कहते हैं एपिग्लोटिस या घंटी द्वार कहते हैं। अब इसका क्या कार्य है? इसका कार्य यह है कि यह किसी भी सूरत में श्वास को भोजन नली में जाने से रोकता है। कौन? एपिग्लोटिस रोकता है। और दूसरी बात है भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है।
अर्थात दोनों का मार्ग निर्धारित करता है कि अगर भोजन आया है तो उसको भोजन नली में भेजना है, अगर श्वास आई है तो उसको श्वास नली में भेजना है। यह कार्य किसका है? यह कार्य है एपिग्लोटिस का। आगे बात करते हैं अपन अपना जो लेरिक्स या अपन कहते हैं इसे कंठ द्वार। लेरिक्स एक प्रकार से मानव का स्वर यंत्र भी है। यह कहाँ पाया जाता है? यह ग्रसनी से आगे पाया जाता है, जिसका संबंध कंठ ग्रसनी से होता है। देखिए विद्यार्थियों, यह क्या कार्य करता है? यह एक प्रकार की ध्वनि उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है? ध्वनि उत्पन्न करता है। एक आपके सामने शब्द है ध्वनि और वाणी, इन दोनों में क्या अंतर है? थोड़ा सा समझ लीजिए। ध्वनि ध्वनि क्या होती है? एक ही प्रकार की आवाज, क्या एक ही प्रकार की आवाज क्या कहलाती है? ध्वनि। लेकिन उस ध्वनि के अंदर अलग अलग शब्द हो, अलग अलग उसकी राग हो, तो वो अपनी क्या कहलाती है? वाणी कहलाती है। जैसे मैं आपको कहूं कि आप मुंह को फाड़ के एक आवाज निकल, तो आपकी वो क्या निकलेगी? आवाज, वो आवाज निकलेगी, वो होगी ध्वनि। लेकिन जैसे आप बोल रहे हो, आप शब्द बोल रहे हो, तो वो आपकी क्या हो जाएगी? वाणी हो जाएगी। तो लेरिक्स है ये एक प्रकार की ओनली फॉर ध्वनि उत्पन्न करता है। इसी ध्वनि को वाणी के अंदर कौन परिवर्तित करता है? अपनी जीवा और होठ। ये क्या करते हैं? इस ध्वनि को वाणी में परिवर्तित करते हैं। फिर बात करते हैं इसका निर्माण। 9 प्रकार की उपाधियों से होता है। अर्थात मैं कहूं ये 9 प्रकार की उपाधियों से मिलकर बना होता है। मानव के स्वर यंत्र को क्या कहते हैं? लेरिक्स कहते हैं। आगे बात करते हैं अपन श्वास नली के बारे में। पढ़ते हैं श्वास नली के बारे में। तो देखिए विद्यार्थियों, ये जो दिखाई दे रही है आपको लेरिक्स के नीचे का भाग, ये पूरी जो लंबी संरचना है, यह है अपनी श्वास नली। तो बात करते हैं श्वास नली के बारे में। इसकी लंबाई लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। ये जो आपको दिखाई दे रही है बारीक बारीक संरचना लाइनदार, ये क्या है? यह है सी आकार के उपास्थि सल्ले। यह सी आकार के उपास्थि सल्ले हैं। ये सल्ले क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि यह श्वास नली को पिसकने से रोकते हैं। श्वास नली को पिसकने से रोकते हैं, क्योंकि यह सभी का बहुत ही इंपोर्टेंट है। अगर ये किसी कारणवश दब गया तो इसके अंदर श्वास प्रवेश नहीं कर पाएगी, जिसके कारण व्यक्ति की डेथ भी हो सकती है। तो इसलिए इसकी सुरक्षा के लिए इसके ऊपर जो ये सी आकार के उपास्थि सल्ले हैं ये पाए जाते हैं, और ये श्वास नली को पिसकने से रोकते हैं। आगे बात करते हैं श्वास नली प्रत्येक फेफड़े के अंदर 2 भागों में विभाजित होकर बंट जाती है। श्वास नली आगे विभाजित होकर दोनों फेफड़ों के अंदर प्रवेश करती है, जिससे अपन प्राथमिक श्वसनी कहते हैं। अब देखना, ये जो प्राथमिक श्वसनी है
ये दो आगे और भागों में के अंदर विभाजित हो जाएगी, जिसे अपन क्या कहेंगे, जिसे अपन कहेंगे द्वितीय श्वसनी। कहने का मतलब है जो ये प्राथमिक श्वसनी इसके अंदर आई है, यह श्वसनी आगे और भागों में विभाजित हो जाएगी, जिसे अपन कहते हैं द्वितीय श्वसनी। यही आगे द्वितीयक श्वसनी आगे दो भागों के अंदर और विभाजित हो जाती है, जिसे अपन कहते हैं तृतीयक श्वसनी। अब देखना विद्यार्थियों, ये जो तृतीयक श्वसनी है यह श्वसनिका के अंदर विभाजित हो जाती है। ये जो दिखाई दे रही है आपको संरचना श्वसनिका, ये क्या है अपनी, ये है अपनी श्वसनिका। और इन श्वसनिकाओं के आगे कौन जुड़ा होता है, वायुकूपिका। इस श्वसनिका के आगे कौन जुड़ा होता है, वायुकूपिका। देख सकते हैं आप, ये हमारी वायुकूपिका है और यही वायुकूपिका है इस श्वसन तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। अब इसे अपन संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं, क्यों, देखिए इस वायुकूपिका के चारों ओर रक्त वाहिनियों का सघन जाल पाया जाता है और यह जाल, इस जाल के अंदर रक्त आता है और इस रक्त में से ये वायुकूपिका है CO2 को एक्सेप्ट कर लेती है और ऑक्सीजन को इन रक्त वाहिनियों के अंदर डाल देती है। अर्थात इन वायुकूपिकाओं के माध्यम से ही रक्त का क्या होता है, शुद्धिकरण। रक्त का शुद्धिकरण किसके माध्यम से होता है, इन वायुकूपिकाओं के माध्यम से। अर्थात वायुकूपिकाएं रक्त में से CO2 को अंदर लेती है और ऑक्सीजन को रक्त के अंदर डाल देती है। अर्थात रक्त के अंदर गैसों का जो परिवहन होता है वह अपनी वायुकूपिकाओं के माध्यम से होता है। आगे विद्यार्थियों बात करते हैं अपन फेफड़ों के बारे में। फेफड़े, मानव के अंदर एक जोड़ी वक्ष गुहा में फेफड़े पाए जाते हैं। एक जोड़ी वक्ष गुहा में कोमल एवं लसीले तथा हल्के गुलाबी रंग के फेफड़े पाए जाते हैं। तो इनकी स्थिति क्या है, वक्ष गुहा के अंदर जो अपनी पसलियां हैं उन पसलियों के बीच में कौन स्थित होता है, ये अपने लंग्स स्थित होते हैं। अब आगे बात करते हैं इनका रंग क्या है, इनका रंग है वो हल्का गुलाबी रंग है। आगे बात करते हैं फेफड़ों के अंदर। तो देखिए दोनों फेफड़े एकदम बराबर आकार के नहीं होते हैं, लेकिन इसके अंदर देख सकते हैं आप, जो भी ये दायां फेफड़ा है यह आकार में थोड़ा छोटा होता है और थोड़ा सा क्या होता है, चौड़ा होता है। तो अपना दायां फेफड़ा लंबाई में छोटा एवं चौड़ा होता है। किसकी तुलना में, ये जो दायां फेफड़ा है ये बायां फेफड़े की तुलना में थोड़ा छोटा एवं चौड़ा ज्यादा होता है। अब ध्यान दीजिए इन दोनों फेफड़ों के मध्य हार्ट पाया जाता है। क्या पाया जाता है,
हृदय पाया जाता है और इनके ऊपर एक सुरक्षा कवच के रूप में पसलियां पाई जाती है जो बाह्य आघातों से इनकी सुरक्षा करती है। आगे बात करते हैं अगर जो पुरुषों के फेफड़े महिलाओं के फेफड़ों की तुलना में थोड़े बड़े एवं मजबूत होते हैं। अगर बात करूं फेफड़ों के बारे में तो ये फेफड़े अनेकों रक्त वाहिनियां और लसिका वाहिनियां कोशिकाओं और असंख्य कूपिकाओं से निर्मित होते हैं। यह फेफड़े रक्त वाहिनियां, लसिका वाहिनियां, कोशिकाओं और असंख्य कूपिकाओं से निर्मित होते हैं। इनके अंदर अगर मैं कूपिकाओं की संख्या की बात करूं तो लगभग इनकी संख्या 30 मिलियन के लगभग इसकी संख्या वो 30 मिलियन पाई जाती है। ये फेफड़ों के निचले सबसे निचले सतह की ओर पाया जाता है, या मैं कहूँ फेफड़ों को उदर गुहा और फेफड़ों से अलग इनको कौन करता है, डायफ्राम इनको अलग करता है। यह डायफ्राम एक विशिष्ट प्रकार से फेफड़ों को आधार भी प्रदान करता है और जब अपन श्वास को अंदर की ओर लेते हैं तो यह डायफ्राम थोड़ा सा नीचे की ओर खिसक जाता है, जिससे जो हमारा पेट है थोड़ा सा बाहर की ओर आता है और अपन श्वास को अंदर लेते हैं। लेकिन जैसे ही अपन श्वास को वापस बाहर को छोड़ने का प्रयास करते हैं तो यह डायफ्राम ऊपर की ओर खिसकता है, जिससे हमारा थोड़ा पेट है वो भी अंदर की ओर चला जाता है और जो हमारी श्वास है उस श्वास को बाहर त्याग दिया जाता है।